स्क्रीन देखो ना, ज्यादा ना देखो। तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं और इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारे थ्योरेटिकल पार्ट को इसमें सीखते चलेंगे। क्लियर? तो आप देखें, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। क्लियर? क्वेश्चंस ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव क्वांटिटी, निम्नलिखित में कौन डिराइव क्वांटिटी है। डिराइव क्वांटिटी के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो देखिए, डिराइव क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको व्युत्पन्न क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि इसको बोला जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी को, तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो भौतिक राशि को दो भाग में बांटते हैं हम लोग। फर्स्ट होता है इसका फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल कहें या फिर बेस कहें, इसी को हिंदी में बोलते हैं आधारी या मूल राशि। ठीक। और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, और डिराइव्ड क्वांटिटी को हिंदी में व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आपको हम बता दें कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इनकी संख्या सिर्फ 7 है। तो 7 कौन कौन है? तो देखिए, पहला है लेंथ, जिसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। फिर है मास, इसको द्रव्यमान कहते हैं। फिर है टाइम, इसे हम समय कहते हैं। फिर है टेम्परेचर, ताप। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक। फिर है हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्लियर? तो ये मेरे 7 मूल राशि हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। तो कह रहा है कौन डिराइव है, तो इस 7 को छोड़कर जो बचेगा वही मेरा डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। देखिए, मास आपका क्या है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये इस क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है। वेलोसिटी इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, यानी कि वेलोसिटी में राइट आंसर होगा। लेंथ भी नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम ये तीनों आपका मूल राशि हैं, जिसको हम लोग बेस क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड क्वांटिटी। देखिए, इसमें नॉट लगाया है, यानी कि कौन व्युत्पन्न राशि नहीं है। व्युत्पन्न राशि नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, तो व्युत्पन्न राशि नहीं है। अब देखें, इसका मतलब मूल राशि जो है उसी का आंसर होगा। मूल राशि इसमें ढूंढना है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमें यह ढूंढना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है। तो अब देखें, तो मूल राशि नहीं है, तो स्पीड मूल राशि है, ये आंसर नहीं होगा। वॉल्यूम मूल राशि है क्या? नहीं है। तो स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी कि व्युत्पन्न राशि है। वॉल्यूम, जिसको हम आयतन बोलते हैं, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्स भी व्युत्पन्न राशि है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर होगा कौन? मास। मास बोले तो द्रव्यमान। द्रव्यमान मेरा व्युत्पन्न राशि नहीं है। व्युत्पन्न राशि में क्या आता है? चाल, वेग, बल, आयतन, है ना, घनत्व, डेंसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब जितने भी जानते हैं। यानी कि सिंपल सोचो कि 7 को छोड़कर जो आ रहा है सब आपका व्युत्पन्न राशि है, डिराइव क्वांटिटी है। सिर्फ 2 और होते हैं, एक होता है सॉलिड एंगल, एक होता है आपका प्लेन एंगल। ये दोनों जो हैं, ये दोनों को बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संपूरक राशि। संपूरक राशि, क्लियर। तो संपूरक राशि की संख्या सिर्फ 2 है। और यहाँ जो सॉलिड एंगल है, ठोस कोण, इसकी एसआई मात्रक स्टेरेडियन होती है, स्टेरेडियन। और प्लेन एंगल यानी समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होती है, क्लियर। तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें बन सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लिखित में कौन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, यानी कि मूल राशि बोल रहा है। फंडामेंटल यानी मूल राशि नहीं है, यानी कि व्युत्पन्न राशि है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो वो कौन सा होगा? तो देखिए मास आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट डेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इसलिए मेरा राइट आंसर होगा डेंसिटी, क्लियर। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज मेड हाफ, देन द यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट द प्रेशर, है ना। तो इसमें देखिएगा, इसमें कहने का मतलब यह है कि मास यानी कि द्रव्यमान, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास बोलने का मतलब होता है मास का द्रव्यमान। फिर बोला यूनिट ऑफ लेंथ, फिर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि द्रव्यमान का यूनिट, फिर लंबाई का यूनिट, टाइम का यूनिट क्या किया गया? हाफ कर दिया गया। सबके यूनिट को हाफ कर दिया गया, मतलब आधा कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेशर के यूनिट कितना गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो आप देखिए पहले, सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर यानी कि प्रेशर की यूनिट, इकाई, तो प्रेशर की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ रिजल्ट आएगा केजी बाई मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, केजी यानी मास है, केजी किसका यूनिट है? द्रव्यमान का। इसको आधा किया गया, तो चलिए इसको हम ऊपर में आधा लिखेंगे, बटे लंबाई को भी कितना किया गया? आधा किया गया। चलिए इसको भी आधा लिखेंगे। और समय को भी क्या किया गया? आधा किया गया, तो आधा लिखेंगे। पर ध्यान दें, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। तो कितना गुना आ रहा है मेरा? 4 गुना। तो आप देखें इसका आंसर जो होगा वो 4 टाइम्स हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएगा, क्लियर। तो मेरा आंसर होगा 4 टाइम्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरा है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हिंदी होता है खगोलीय मात्रक, खगोलीय इकाई, जिसका संकेत एयू होता है, यानी कि खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 AU इक्वल टू होता है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, क्लियर। इतना अप्रोक्स में लगभग इसका मान है। तो ये किसके किसके बीच की दूरी को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो आपको हम बता दें, सूर्य और प्लेनेट, सूर्य और प्लेनेट यानी कि ग्रह के बीच की दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तब देखेंगे सूर्य और ग्रह का नाम किसमें है? तो सेकेंड वाला में है। तो मेरा आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक नहीं है ना, याद रखिएगा। एनर्जी की यूनिट कौन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, किलोवाट। आपको बता दें किलोवाट जो होता है वो शक्ति की एसआई मात्रक होती है, यानी कि पावर की एसआई यूनिट होती है।
एसआई यूनिट तो वाट होता है, पर हम लोग यूनिट के रूप में अगर देखें तो बड़ा यूनिट के रूप में शक्ति का बड़ा यूनिट हम कह सकते हैं किलोवाट होता है, इसकी एसआई यूनिट वाट होती है। और आपको हम बता दें पावर के बारे में कि 1 किलोवाट इक्वल टू लिख सकते हैं 1000 वाट, और 1000 वाट का मतलब होता है 1000 जूल बाई सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1000 जूल कार्य किया गया, उसको हम 1 किलोवाट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या अर्ग होगा? अर्ग जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, ये ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है, यानी कि सीजीएस यूनिट होता है, ऊर्जा का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। तो आंसर कहता है कौन नहीं है, तो ऑप्शन तो मेरा मिल गया, ए आंसर है जूल। अब जूल क्या है देखें, तो जूल जो होता है आपका, देखिए जूल जो है वो जूल क्या होता है, ये भी ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट है। क्लियर? फिर है किलोवाट आवर, देखिए किलोवाट आवर भी ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, व्यवसायिक मात्रक यानी कि कमर्शियल यूनिट बोल सकते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी, कमर्शियल यूनिट होता है। और आपको बता दें कि 1 kWh इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। क्लियर? इतनी आपकी इंफॉर्मेशन इसमें है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, पार्सेक जो होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है, डिस्टेंस आंसर हो जाएगा इसका। टाइम की यूनिट सेकेंड होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है या पर सेकेंड लिखते हैं, प्रति सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायमेंशन ऑफ पावर, चलिए सबसे पहले पावर की फॉर्मूला देखिए, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम। पावर की हमको बीमा चाहिए, पावर यानी शक्ति की बीमा हमको लिखना है, तो शक्ति की बीमा हमको लिखने के लिए कार्य का बीमा चाहिए, तो कार्य की बीमा होती है ml स्क्वायर t-2। याद रखिएगा कार्य का, ऊर्जा का, इस सब की बीमा ml स्क्वायर t-2 होती है। और टाइम का t, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो आएगा ml स्क्वायर t-3। मेरे शक्ति की बीमा यानी डायमेंशन आ गई ml स्क्वायर t-3। क्लियर? तो मेरा ऑप्शन इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो मेरा ऑप्शन है ml स्क्वायर t-3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, ml t-1 किसका बीमा है, तो देखिए ml t-1, तो आप जानते हैं कि LT-1 को हम लोग यूनिट बीमा होता है ये वेलोसिटी का, यानी वेग का, वेग का या फिर स्पीड का, यानी चाल बोल सकते हैं इसको, चाल का, वेग का, चाल का बीमा LT-1 होता है। और M बीमा होता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान बोले तो मास। तो आप ही बताओ मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोला जाता है, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोला जाता है। तो इस P, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, संवेग, संवेग बोले तो मोमेंटम, मोमेंटम का हिंदी संवेग होता है। क्लियर? तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। The above the questions find the dimension formula of A, यानी A का डायमेंशन फार्मूला हमको चाहिए, A का डायमेंशन फार्मूला हमको चाहिए। इक्वेशंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, तो P इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर प्लस CF, और P बोल रहा है कि प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है। चलिए P प्रेशर यानी कि दाब है, V क्या है, वेलोसिटी है, और T टाइम है, F फोर्स है। क्लियर? चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। अब ध्यान से देखो कि P जब प्रेशर है तो इसके बराबर में जो भी जितना भी टर्म, जितना भी पद आपको दिख रहा है सब प्रेशर ही होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप देखो, जैसे कि हम यहाँ लिखे कि 4 मीटर प्लस वाट इज इक्वल टू 9 मीटर, तो आप आंसर कहोगे सर वेरी सिंपल है, 4 मीटर में 5 मीटर जोड़ दो 9 मीटर आएगा। तो हमने उससे पूछा भाई आपने 5 kg क्यों नहीं जोड़ा, तो उसने बोला सर यहाँ यूनिट मीटर था ना इसलिए यहाँ मीटर जोड़ा। इसका मतलब ये 4 मीटर लेंथ है तो यहाँ भी लेंथ ही जोड़ना पड़ेगा, तब रिजल्ट भी लेंथ आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रिजल्ट लेंथ है
तो इसके बराबर जो दो टर्म अलग अलग लिखा जाएगा प्लस में या माइनस में, वो दोनों पद लंबाई ही होगा या लंबाई को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो यहां में देखिए, अगर ये P मेरा प्रेशर है, P मेरा प्रेशर है यानी कि दाब को सूचित कर रहा है, तो ये पूरा RHS भी मेरा क्या होगा, दाब को सूचित करेगा। तो इसमें का एक एक टर्म, जितने भी इसमें पद हैं, ये सारे पद भी दाब के जैसा बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसमें AT² है, इसकी जो बीमा होगी वो दाब के बीमा के बराबर होगी। तो आप देखिए, दाब का बीमा होता है AML -1 T -2 और डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए A का बीमा निकालना, ये T नीचे इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो T² तो सोल्व करोगे तो हो जाएगा ML -1 यही आएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है ML -1, और कुछ है क्या इसमें? P प्रेशर है ना, तो प्रेशर का फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स बाय एरिया का तो यही हो गया, ऊपर जाएगा तो ये T के पावर -4 आएगा, यानी कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा ML -1 T -4। क्लियर? अब देखते हैं इसमें ML -1 T -4 कहाँ है, तो यहाँ है, डी ऑप्शन में है, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, एक बार आप देख सकते इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए इन द वंडरवाल इक्वेशन। ये इक्वेशन देखिए आपको गिवन है, इसमें ए का डायमेंशन बताना है और पी बोल रहा है प्रेशर है, आपको लिखा तो नहीं है इसमें, पर यहां समझिए कि पी मेरा प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, तो ए की बीमा निकालना है। वॉल्यूम बोले तो आयतन, प्रेशर बोले तो दाब। क्लियर? तो अब देखें कि सोचिए इस इक्वेशन में कि P यहां अगर मेरा प्रेशर है, तो इसमें जो ये जुट रहा है, क्या जुट रहा है, A/V², तो A/V² भी प्रेशर ही होगा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन A/V² की होगी, वही बीमा A/V² को होगी। तो प्रेशर की बीमा होती है ML -1 T -2, ए की बीमा हमें निकालनी है, और V की बीमा होती है L³ इसके पावर में 2। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ए की बीमा आएगी, क्या आएगी, तो ML -1 T -2, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू में L के पावर 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो ML 5 और T के पावर -2। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, ML 5 T के पावर -2, ML 5 T के पावर -2, राइट आंसर इज B। क्लियर? तो मेरा B जो होगा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, S = AT + BT³, S = AT + BT² + CT³। तो उसमें कह रहा है क्या कि S डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, S है, टाइम T है। तो बोल कह रहा है कि बताइए A B C की डायमेंशन क्या होगी, A की डायमेंशन क्या होगी, B की डायमेंशन क्या होगी, C की डायमेंशन क्या होगी। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें देखोगे कि ये दूरी जो है यानी कि S, इसमें इक्वेशन जो दिया हुआ है S बराबर AT + BT² + CT³। तो देखिए आप इसमें S को क्या कह रहा है कि S दूरी है, दूरी बोले तो डिस्टेंस, इसका मतलब जो AT होगा ये भी दूरी होगा, क्योंकि इसी का ना बराबर है। तो ये भी किसको सूचित करेगा, दूरी को, ये भी किसको सूचित कर रहा है, दूरी को, यानी डिस्टेंस को। क्लियर? तो अब यहां देखें आप कि इसकी जो डायमेंशन होगी, मतलब AT की डायमेंशन, तो लिख सकते हैं A × T की जो डायमेंशन होगी वो दूरी के डायमेंशन के बराबर होगी। उसी प्रकार BT² की जो बीमा होगी वो भी S के बीमा के बराबर होगी। उसी प्रकार CT³ की जो बीमा होगी वो भी S के बीमा के बराबर होगी। क्लियर? तो इस तरह से अब देखें कि यहाँ जो दूरी की बीमा है वो L है,
और ए की बीमा तो हमको निकालनी है और टी की बीमा कैपिटल टी है, तो ए की बीमा अगर हम निकालें तो एल टी माइनस 1 आएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ हम बी की बीमा निकालें तो एल टी माइनस 2 आएगा। उसी प्रकार अगर हम सी का बीमा निकालें तो एल टी माइनस 3 आएगा। तो आप देखते हैं कि ये ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल है। तो किसमें है भाई, तो एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 3, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 3। मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी की बात कही जा रही है। फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज गिवन जी के पावर पी एच के पावर क्यू। एच क्या है, तो हाइट है। एच क्या है, हाइट है या डिस्टेंस है। तो वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का वैल्यू हमको निकालना, ऑप्शन आपके सामने है। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि v इक्वल टू पी जी के पावर पी और एच के पावर क्यू, इस प्रकार से मान लीजिए कोई फॉर्मूला है। तो ध्यान दे, अगर ये फॉर्मूला है तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेलोसिटी इसको इस फंक्शन में लिखा गया है। क्लियर। तो बताइए कि P और Q की वैल्यू क्या होगी। आप कुछ मत करो, V की बीमा लिखो, फिर G की बीमा लिखो, पावर में P है, फिर H की बीमा लिखो, पावर में Q है, और सोल्व करो। तो V की बीमा होती है एल टी माइनस 1, G की बीमा होती है एल टी माइनस 2। G त्वरण है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसकी जो बीमा होगी वो एल टी माइनस 2 होगी। H मेरा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का L होगा, इसके पावर Q लिखेंगे। तो L के पावर P, L के पावर Q, तो L के पावर P प्लस Q, और फिर T के पावर माइनस 2P, यहाँ हो जाएगा L के पावर 1 और T के पावर माइनस 1। अब देखिए दोनों पक्ष तभी बराबर हो सकता है जब P प्लस Q का मान 1 होगा। तो लिखेंगे यहाँ P प्लस Q बराबर 1, और यहाँ देखिए T का वैल्यू पावर यहाँ माइनस 2P है, यहाँ माइनस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2P इज इक्वल टू माइनस 1, तो P इज इक्वल टू 1/2। जब P इज इक्वल टू 1/2 इसमें पुट करेंगे तो मेरा यहाँ Q की वैल्यू निकलेगी, और Q की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो मेरा राइट आंसर होगा 1/2 एंड 1/2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग दीज इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज द डायमेंशनली करेक्ट। कौन डायमेंशनली करेक्ट है। आपको हम बता दें, जो हम डायमेंशन पढ़ते हैं उसका 2 यूजेज होता है। पहला यूजेज ये होता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है उसको चेक कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि दिए गए कंडीशन के अनुसार हम न्यू फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर, उसको डिराइव कर सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला तो वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा है, परंतु यहाँ हमको बीमा के हिसाब से फॉर्मूला को सही और गलत कहना है। तो दोनों पक्ष का बीमा हम निकालेंगे, अगर सेम आएगा तो सही है, अलग अलग आएगा तो गलत है। तो चलिए चेक करते हैं। V क्या है, स्पीड है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को आप चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को, तो यहाँ एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि एल स्क्वायर टी माइनस 2 आएगा। ये है आपका LHS का। RHS में देख रहे हैं यहाँ तो एल टी माइनस 1 आ रहा है, क्या इसका एल टी माइनस इसका तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ जाएगा। क्या A इंटू टी का ऐसा आएगा। तो अगर हम A इंटू टी का करें तो A का तो एल टी माइनस 2 होता है, इंटू टी करेंगे तो एल टी माइनस 1 आएगा, जो कि डिफरेंस हो जा रहा है। देखिए अगर इसका आ रहा है एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो यू स्क्वायर का भी एल स्क्वायर टी माइनस 2 आना चाहिए, और A इंटू टी का भी आना चाहिए, जो कि A इंटू टी का तो नहीं आ रहा है, परंतु यू स्क्वायर का V स्क्वायर का आ रहा है, परंतु एक जगह फेल कर जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। मेरा राइट आंसर होगा B, यानी कि V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। इसको सोचिए, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। देखें इसकी डायमेंशन निकालोगे तो आएगा एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, इसकी डायमेंशन होगी एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, और जब इसकी डायमेंशन निकालोगे, 2 नंबर है आपका, 2 संख्या है, तो 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है। 2 आप देख रहे हो ना, इस 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है, कोई बीमा नहीं होती है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक्सेलरेशन का तो होता है ना एल टी माइनस 2, और डिस्टेंस का L होता है, जब इसको सोल्व करोगे तो एल स्क्वायर टी माइनस 2 आता है।
तो यही एक रिलेशन है जो कि इसमें फुलफिल कर पा रहा है, इसलिए मेरा राइट आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्स F है, लेंथ L है, टाइम T है, इसका फंडामेंटल यूनिट मानना है और मास के टर्म में इस फॉर्मूला को बताना है कि क्या होना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि मास को इसके रूप में लिखना है, क्या है तो फोर्स है, लेंथ है और टाइम है। इसके पावर में A मान लो, B मान लो और C मान लो, ऐसे लिख दो आप। क्लियर। बोल रहा है कि द्रव्यमान को बल, लंबाई और समय के पद में लिखिए, तो ठीक है हम ऐसे लिख दिए। अब हमको नहीं पता कि A, B और C का मान कितना है, परंतु निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबकी बीमा लिखते हैं, तो मास की बीमा तो M ही होती है, M लिख दिए। फोर्स की होती है MLT-2 इसके पावर A, लेंथ की L ही होती है इसके पावर B, और टाइम का T होती है इसके पावर C। क्लियर। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो M के पावर A, L के पावर A प्लस B, L के पावर A प्लस B और T के पावर हो जाएगा -2A और प्लस C। यहाँ है आपका M के पावर 1, L के पावर 0 और T के पावर 0। जो टर्म नहीं है उसके पावर में हम 0 लिख देते हैं, यही रूल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ A दोनों पक्ष तभी बराबर होंगे, यहाँ जो M के पावर जितना है इधर जितना है उधर इतना ही होना चाहिए, उतना ही इधर होना चाहिए। तो A को किसके बराबर करना पड़ेगा, A के, तो A बराबर 1 हो जाएगा मेरा। चलिए तो A की वैल्यू मेरी निकल गई। उसी प्रकार यहाँ L के पावर 0 है तो इधर भी L के पावर 0 होनी चाहिए, इसका मतलब A प्लस B की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फिर देखिए अगर A की वैल्यू 1 है तो यहाँ से अगर आप B की वैल्यू निकालते हो तो B की वैल्यू -1 आएगी। क्लियर। उसी प्रकार अगर इधर T के पावर 0 है तो इधर भी T के पावर 0 होना चाहिए, तो -2A प्लस C इक्वल टू 0 और -2 इंटू A की वैल्यू 1 है तो C की वैल्यू यहाँ हम निकालेंगे, तो C की वैल्यू 2 आएगी और A B C की वैल्यू आप इसमें पुट करें। A B C की वैल्यू आप इसमें पुट करो, देखो क्या आएगा A B C की वैल्यू। तो F के पावर कितना है A की वैल्यू 1, फिर L के पावर कितनी है B के पावर -1, फिर T के पावर 2। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है FL-1 T के पावर 2, FL-1 T के पावर 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कौन सा डायमेंशन इसमें सेम है। तो आपको हम बता दें कि टॉर्क का और वर्क का दोनों का डायमेंशन सेम होता है, कितना ml² T-2। हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, इसका तो सेम होता है। फिर ये स्पीड है और ये स्पीड भी स्पीड है। देखिए दोनों स्पीड की फॉर्मूला होती है, एक्चुअली यहाँ एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। देखिए C बराबर हम लोग पढ़े थे 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ छूट गया है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये स्पीड की फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, तो वहाँ से इसको हम लोग करते हैं। फिर यहाँ देखिए इस दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होती है, यंग मॉडुलस का और स्ट्रेस का, और मोमेंटम एंड प्लस कांस्टेंट का सेम नहीं होता। तो यही मेरा आंसर होगा, कह रहा है कौन सा सेम नहीं है। फिर ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में है, आप इसे बनाइएगा और देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। फिर एक और क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू। आज का सेशन यहीं तक था। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो आप इस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि इसमें क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।